नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस बकर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप जब प्रॉपर्टी परचेज करें तो बाद में प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा समझने के लिए कि किस किस चीजों का पॉइंटर्स को ध्यान रखना है ताकि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो प्रॉब्लम ना आए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, प्रॉपर्टी हम आज बात करेंगे इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी हम जो परचेज करते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या डीडीए की नहीं, एक एक करके बात करेंगे। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज आपने देखना है कि प्रॉपर्टी की चेन, कितनी बार वो प्रॉपर्टी परचेज की गई है और सेल की गई है। जितनी बार भी वो परचेज की गई है या सेल की गई है, क्या वो एंटायर चेन है? फर्ज कीजिए वो प्रॉपर्टी 3 या 4 बार परचेज की गई और सेल की गई, तो जिससे आप ले रहे हैं, जो सेलर है, वो आपको कौन सी चेन प्रोवाइड कर रहा है? वो एक ही चेन प्रोवाइड कर रहा है कि एंटायर चेन प्रोवाइड कर रहा है? इससे क्या होता है, आपके पास प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, जितनी बार खरीदी या बेची गई है तो उसका क्या रिकॉर्ड है। कोशिश कीजिएगा पूरी चेन देखिएगा, चेक कीजिएगा कि अगर 4 बार खरीदी गई है तो कैसे कैसे ली गई है। एक पूरा ट्री बन जाता है, प्रॉपर्टी ट्री। ए से बी ने ली, बी से सी ने ली, सी से डी ने ली और आप ई पे फॉल करते हैं। तो अगर चेन होगी तो आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा। ये रीजन क्यों है कहने का? कई बार क्या होता है, सपोज किसी 4 टर्न अराउंड है, 4 बार प्रॉपर्टी परचेज और सेल की गई है। यूजुअली लॉ ये कहता है कि आपको सेल डीड करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करके ही खरीदना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स देके। अब फर्ज कीजिए प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है कि उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सेल डीड पे या सेल एग्रीमेंट पे खाली प्रॉपर्टी खरीदी या बेची गई है। तो आपको ये देखना है, जब वो सेल एग्रीमेंट पे खरीदी गई थी उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है तो वो वैलिड हुई है कि नहीं हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। ये तो खाली मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि अगर जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाए, सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, चेन पूरी चेक करनी है। और कोई आपको कहता है भाई साहब मेरे पास सिर्फ एक ही चेन है जी, मैंने जिससे लिए मेरे पास वही चेन है, उसके पहले 3-4 बार खरीदी की या बेची की मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? और अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं, वहां जाके आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन मूव करके आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास इस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पड़ा है वो कब से पड़ा है, वहां से कितनी बार प्रॉपर्टी परचेज की गई है, कितनी बार सेल की गई है। उससे आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है ताकि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर या सेलर आपसे कोई झूठ बोल रहा है वो साथ साथ ही पकड़ा जा सकता है। सेकंड बेनिफिट और क्या मिलता है, अगर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं और वो रिकॉर्ड चेक करते हैं, सपोज कीजिए ये कहते हैं जी प्रॉपर्टी में कोई लोन ही नहीं था या कोई लोन नहीं चल रहा, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, हाइपोथेकेटेड तो नहीं है, अगर है तो किस बैंक के साथ है, कितनी किस्तें गई हैं, तो उसका भी इंफॉर्मेशन निकल आती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा जब आप प्रॉपर्टी खरीदें। सबसे पहले ये एक 80% बैकग्राउंड चेक हो जाएगा सबसे, कि प्रॉपर्टी कितनी बार बेची खरीदी गई है, उसकी चेन कितनी है, उस चेन की पोजीशन क्या है। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, हाउस टैक्स। उस प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स कब से दिया गया है, किसने दिया है और किसके नाम से दिया गया है। सपोज कीजिए प्रॉपर्टी ए की थी और हाउस टैक्स बी के नाम का कटा हुआ है, तो वो समझने वाली बात होगी। अगर प्रॉपर्टी का ओनर ए है तो बी क्यों टैक्स कर रहा है? तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउस टैक्स ओनर अगर ए है तो बी क्यों पे कर रहा है। तो ये चीजें क्लैरिफाई कीजिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, बाद में समझ आता है कि प्रॉपर्टी का कोई को ओनर था या वो प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था। तो हाउस टैक्स से भी पता चल जाता है कि एक्चुअल जो प्रॉपर्टी का ओनर है क्या वो हाउस टैक्स पे कर रहा था कि नहीं कर रहा था। म्यूटेशन किसके नाम है प्रॉपर्टी? अब वो प्रॉपर्टी अगर ए के नाम है तो क्या म्यूटेशन भी ए के नाम है कि नहीं है? अगर प्रॉपर्टी बी के नाम है तो म्यूटेशन बी के नाम है कि नहीं है? अगर प्रॉपर्टी ए ने बी को बेच दी, म्यूटेशन अभी भी ए के नाम है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले बी को कहेंगे म्यूटेट करो प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर मैं लूंगा। क्यों? ए के बाद जब तक बी के पास म्यूटेट नहीं होगी तो सी के पास नहीं आ सकती, अगर आप सी में फॉल करते हैं तो उन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें लोग पेंडिंग पे रख देते हैं, म्यूटेशन नहीं कराते हैं, बिजली पानी के नाम नहीं चेंज कराते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि बिजली किसके नाम है, पानी का बिल किसके नाम आता है। सपोज कीजिए डी रह रहा है और प्रॉपर्टी का जो पानी का बिल है वो ए के नाम से ही चल रहा है, तो बी सी डी तो है ही नहीं। आप जाइए वाटर डिपार्टमेंट में, कहिए जी बिल मेरे नाम करो,
तो कहेगा भाई साहब ये तो इनके नाम का है, जाइए इनसे एनओसी लेके आइए, जाइए इनसे एफिडेविट लेके आइए, जाइए ये कागजात लेके जाइए और ये करा के लेके आइए। आप क्या करेंगे? आप तो फंस गए, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिसके नाम है, क्या बिल भी उसके नाम है कि नहीं है, ये सब क्रॉस वेरीफाई कीजिए। बिजली क्रॉस वेरीफाई कीजिए, पानी का बिल क्रॉस वेरीफाई कीजिए, हाउस टैक्स क्रॉस वेरीफाई कीजिए, पूरी चेन चेक कीजिए। जब ये सारा कुछ चेक हो जाए, वेरीफाई हो जाए, आपको लगे नहीं प्रॉपर्टी बिल्कुल जिसके नाम है उसी के नाम ही सब कुछ सब्स्टिट्यूट डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स हैं, तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है? कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या उसका कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, क्या कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ उस प्रॉपर्टी पे, या कोई चार्ज तो नहीं लगा हुआ उस प्रॉपर्टी पे। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको कोर्ट में जाके वेरीफाई करना होता है एक बार कि प्रॉपर्टी में कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो कब से चल रहा है, किसने किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब लोग कई बार एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी, फंसी हुई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो 100 झूठ बोलते हैं और वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी फटाफट बिक जाए। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी मिलती हैं जो मार्केट रेट से 10 लाख 20 लाख या काफी 10 20 30% तक कम पैसों में मिलती है। टेम्पटेशन तो सबको आती है कि यार मार्केट रेट 1 करोड़ है तो मुझे 70 लाख में मिल रहा है, चल यार फटाफट ले लेते हैं। और प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे हैवॉक कर देंगे कि फटाफट लीजिए भाई साहब, नहीं तो किसी और को बेच देंगे, 2 दिन की बात है, बयाना दो। लेकिन देखिएगा जरूर, अगर कोई अपनी चीज मार्केट रेट से 20% 30% रेट कम में बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस प्रॉपर्टी में, कोई डिस्प्यूट तो नहीं खड़ा हुआ, पड़ोसियों का बड़ा डिस्प्यूट होता है, भाइयों का डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, वो तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, कोई उस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है कोई प्रॉपर्टी में, पता चले कि उसका स्ट्रक्चर ही इतना कमजोर है कि प्रॉब्लम आ जाए। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? पांचवी चीज जो बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एनक्रोचमेंट। नक्शा जरूर देखिएगा कि प्रॉपर्टी का जो नक्शा है क्या उस मुताबिक वो बनी है। हम सब जानते हैं नक्शे से ज्यादा ही प्रॉपर्टियां बनी होती हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे खिला के प्रॉपर्टी को बढ़ा के बना देते हैं। कितनी आगे बढ़ी है, क्या नक्शे के हिसाब से है कि नहीं है, उन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है तो कितनी ज्यादा है, कोशिश कीजिए इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा के प्रॉपर्टी को लीगल में रखिए। सबसे सेफ एंड साउंड तरीका होता है रहने का। इलीगल इंक्रोचमेंट में कभी मत हो, सबसे बेकार तरीका है इलीगल कंस्ट्रक्शन में रहने का। लोग क्या करते हैं, बिल्डर्स क्या करते हैं कि 80% अगर है और FAR 20% ऑफ फ्रंट एरिया रेशियो जिसको हम कहते हैं, वो 20% बढ़ा के बिल्डिंग बना देते हैं, आपसे 20% के पैसे ले लेते हैं। लैंड के ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन के भी आपसे पैसे फालतू के ले लेते हैं, है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन। कभी भी आपको नोटिस आ जाता है कॉर्पोरेशन का और आपको कह सकते हैं कि इसको तोड़ो, फिर आप क्या करेंगे? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एनक्रोचमेंट तो नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, कोर्ट केस तो नहीं है, चेन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, बिजली किसके नाम है, पानी किसके नाम है, हाउस टैक्स किसके नाम है, म्यूटेशन किसके नाम है। जब ये सारी चीजों से सेटिस्फाई हो जाए तब ही एक प्रॉपर्टी लीजिएगा। अदरवाइज किसी भी पॉइंट में फंस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फ्यूचर में चीजों को रेक्टिफाई करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग फालतू के पैसे मांगेंगे आपसे, धक्के अलग खाने पड़ते हैं और रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ समझना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें देखते रहिए। धन्यवाद।